सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा कौशल के अंतर्गत लेखन कौशल के विषय में अध्ययन किया था। हम लोगों ने देखा था कि लेखन कौशल क्या है, इसके क्या उद्देश्य है, ये किन किन विशेषताओं को लिए हुए है और लेखन कितने प्रकार के हैं। विद्यार्थियों, लेखन के प्रकारों के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि ये लेखन 4 प्रकार के हैं, यानी कि सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुतिलेख, जिनमें से 2 प्रकारों का अध्ययन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, यानी कि सुलेख और अनुलेख का। तो विद्यार्थियों, आज हम लेखन के प्रकार में तीसरे प्रकार के विषय में बात करते हैं और हम लेते हैं प्रतिलेख। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक होगा कि प्रतिलेख है क्या। प्रतिलेख का सामान्य अर्थ आप नकल करने से समझिए, यानी प्रतिलेख का अर्थ है हूबहू किसी चीज को वैसे ही उतार लेना। प्रतिलेख का नंबर अनुलेख के बाद इसलिए आता है या क्रम इस तरह से क्रम निर्मित किए गए हैं कि जब विद्यार्थियों को अनुलेख का अभ्यास हो जाता है या समुचित ज्ञान हो जाता है, तब वो प्रतिलेख की तरफ उन्मुख होते हैं। तो अनुलेख में क्या होता है विद्यार्थी, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अनुलेख में विद्यार्थी अक्षर, शब्द इनका अनुकरण करता है ना। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो अध्यापक शब्दों या अक्षरों को शामपट पे लिखे, उसको देख के वो लेखन करे अपनी कॉपी में, या फिर अध्यापक उनकी स्लेट पर या कॉपियों में एक लाइन लिख जाए और उनको देखकर वो अपनी कॉपियों में बाकी स्थानों पर लिखें, लेखन करें। तो अनुलेख में ये मतलब हम लोग इस प्रक्रिया से कार्य करते थे, यानी कि बाद में या पीछे पीछे चलना, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की थी उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में। प्रतिलेख में क्या है कि प्रतिलेख में किसी मुद्रित पुस्तिका के गद्यांश या पद्यांश का जो है अनुकरण विद्यार्थियों को करना होता है, यानी कि जो पुस्तिका में मुद्रित हो वो गद्यांश या पद्यांश के रूप में एज इट इज बिल्कुल ज्यों कि तो उनको अनुकरण करके उसे लिखना होता है। तो इसलिए जब तक विद्यार्थी को अनुलेख का अभ्यास नहीं होगा, यानी वो अक्षरों शब्दों को देखकर अनुकरण करके लेखन नहीं सीखेगा, तब तक वो प्रतिलेख नहीं कर सकता, क्योंकि प्रतिलेख थोड़ा वृहत रूप में होता है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें गद्यांश या पद्यांश को देख करके हूबहू लिखना होता है, उसकी नकल करनी होती है। अब विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कि प्रतिलेख जो है उनमें अध्यापक को या हम लोग को किन किन विशेष बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रतिलेख इस तरह का होना चाहिए कि जो बालक के, यानी कि बालक विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुरूप हो, ठीक है, और साथ ही साथ उनकी रुचि को जागृत करने वाला हो, यानी उनकी रुचि के अनुरूप हो। इस तरह के गद्यांश या पद्यांश का कार्य जो है वो बालकों को देना चाहिए। इसके अलावा हमें ये देखना चाहिए कि बालक जो है वो अक्षर को बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध रूप में लिखे, है ना। लेखन कार्य वो शब्दों का उच्चारण का बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखे, ठीक है, और वो जो अपने लेखन में शब्दों का लिपि चिन्हों सहित एकदम समुचित प्रयोग करें, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या ध्यान रखने वाली बात है कि जो वर्णों के बीच की जो दूरी है वो समुचित हो, है ना, पर्याप्त हो। इसके साथ नेक्स्ट उसमें हम लेते हैं जो हमें मुख्यतः ध्यान में रखने हैं कि बालक को विराम चिन्हों के साथ पूरे गद्यांश या पद्यांश को लिखने के मतलब ऐसे योग्य बनाना। तो इस तरह का हमें क्या करना है, इस तरह का गद्यांश और पद्यांश का चयन करना है हमको, यानी शिक्षक को, जो बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप ही हो, ठीक। तो अब विद्यार्थियों, ये इसके विषय में इतना जान लेने से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि आखिर ये जो हमारा प्रतिलेख है, ये इसके लाभ क्या क्या हैं। प्रतिलेख का अगर हम विद्यार्थियों को मतलब अभ्यास कराते हैं या कार्य देते हैं, तो उससे विद्यार्थी किस प्रकार से लाभान्वित होगा, हमें ये देखना होगा।
तो इसमें नंबर 1 पॉइंट पर हम लेते हैं कि इसका जो अभ्यास जो विद्यार्थी करेगा गद्यांश या पद्यांश के रूप में, इससे उसका लेख क्या होगा, सुस्पष्ट होगा। ठीक है, प्रतिलेख का अभ्यास करने से बालकों को नए नए शब्दों की और नए नए वाक्यों की जानकारी प्राप्त होगी, यानी कि उनके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरी बात, इसमें विद्यार्थी इस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि जब पूरा गद्य और पद्य का बहु उसको नकल करेंगे तो उनके जो है वाक्य विन्यास में भी वृद्धि होगी। ठीक है, उनके सूक्ति भंडार में भी वृद्धि होगी। तो इस तरह से विद्यार्थियों को इस प्रतिलेख के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो है लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बालकों की साहित्य के प्रति रुचि भी जागृत होगी, क्योंकि वैसे एक अक्षर की बात करना, एक शब्द की बात करना, लेकिन पूरे गद्य पद्य को जब बालक पढ़ता है तो उसको साहित्य के प्रति उसका रुझान भी जो है वो विकसित होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये प्रतिलेख जो है थोड़े वृहत स्तर पे कार्य करता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। अब हम विद्यार्थियों इसके बाद बात करते हैं अपने श्रुतलेख की, यानी कि अपने लेखन के प्रकार का जो हमारा चौथा वर्गीकरण है उसके बारे में हम बात करते हैं। श्रुतलेख, जैसा कि विद्यार्थियों नाम ही बता रहा है कि इसका अर्थ क्या है। श्रुत माने सुनना, जो कि संस्कृत की श्रु धातु से निर्गत है। आप लोग भली भांति जानते हैं, श्रु माने सुनना, श्रुत माने है ना, और लेख माने लेखन, हमारा जो हमारा विषय चल रहा है। तो सुनकर लिखना, श्रुत लेख यानी कि सुनकर लिखा गया हुआ लेख। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत शिक्षक क्लास में जो है कोई अपना वक्तव्य जो है प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी उसको सुन करके अपनी पुस्तिका में वो लिखते हैं। ये श्रुत लेख का जो हमारा जो कंसेप्ट है संप्रत्यय विद्यार्थियों, ये छोटी या प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसमें प्रायः अधिकतम विषयों का ज्ञान जो है बालक वो सुन के ही प्राप्त करता है और सुनकर ही वो उसको ग्रहण करता है। तो ये श्रुत लेख जो है हमारा प्राथमिक स्तर पे अधिक कारगर है। श्रुत लेख में बालकों को लेखन की जो है पद्धति का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे सुनकर लिखते हैं, है ना, कभी में त्रुटि होती है, कभी लिख लेते हैं, सही लिख लेते हैं, तो इस तरह से उनको जो है लिखने का भी ज्ञान हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो श्रुत लेख है, इसके हम और क्या क्या उद्देश्य बता सकते हैं या किन किन चीज़ों के लिए ये श्रुत लेख हमारा जो है कारगर है। तो सबसे पहले विद्यार्थी इसमें बात है कि श्रुत लेख के द्वारा हम विद्यार्थियों की जो श्रवण इंद्रियां हैं उनको क्या करते हैं, उनको एक्टिव बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं, है ना। क्योंकि जब बालक को ये मालूम है कि इसको सभी कार्य सुन के ही करने हैं, तो उसकी जो श्रवण इंद्रियां होती हैं, श्रवण इंद्रियां जो होती हैं, जो सुनने का कार्य करती हैं, उनको वो सक्रिय हो जाती हैं, है ना। इसके अलावा विद्यार्थियों बालकों की जो एकाग्रता की शक्ति है वो विकसित हो जाती है ना, उनमें एकाग्रता का भाव और ज़्यादा विकसित हो जाता है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी चीज़ को एकाग्र होके नहीं सुनेंगे तब तक वो बिंदु या वो बात समझ में नहीं आती, हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते हैं, है ना विद्यार्थियों। ऐसा आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में भी कभी अनुभव किया होगा कि आप भले दो लोग बहुत क्लोज खड़े हों, बहुत करीब खड़े हों और आप थोड़ा सा उनसे अलग खड़े हों और उनकी वार्तालाप जो भी चल रही हो, अगर आपने उधर आपका चित्त नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया उनको, है ना, एकाग्र नहीं है आप उनकी बातों को सुनने में, तो आप उनकी एक भी बात का अंश नहीं समझ सकते। ठीक है, तो एकाग्रता की शक्ति से विस्तृत होती है, श्रवण इंद्रियां जो है हमारी वो क्या होती हैं, बालकों की सक्रिय होती हैं। इसके अलावा श्रुत लेख से बालक को जो है बालक में के मस्तिष्क और श्रवणेंद्रियां आदि में संतुलन स्थापित होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने मस्तिष्क को बिल्कुल सक्रिय रखते हैं, है ना, एक चित्त रखते हैं, तभी हमारी जो है वो एकाग्रता डेवलप होती है और तभी हमारा जो है इन तीनों चीज़ों में मस्तिष्क और श्रवणेंद्रियों सब में क्या होता है, संतुलन स्थापित होता है, तभी हम विषय वस्तु को गहराई से हम समझ पाते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये जो श्रुत लेख है ये बालक के जीवन में यानी विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो
इसके अलावा और भी जो बहुत सारी हम ऐसे पॉइंट्स ले सकते हैं। बालक की वर्तनी जो है वो भी शुद्ध होती है, ठीक है ना। उसका वर्तनी का ज्ञान बढ़ता है, शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों आदि के ज्ञान का उसका जो है वो अभ्यास होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने ये देखा कि ये जो श्रुत लेख है ये इसका क्या आशय है, ये किस तरह से कार्य करता है, ठीक है, ये किन किन उद्देश्यों के लिए है ना, आदि आदि। अब इसमें भी क्या है कि अध्यापक को इस श्रुत लेख के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ इस पर भी हम लोग दृष्टिपात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है विद्यार्थियों कि अध्यापक को अपना जो वक्तव्य है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो उसका जो मतलब कथन है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का जो है आरोह अवरोह का उसको जो है परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यानी कि क्या होता है ना, समानता रहनी चाहिए, जिससे बालक जब सुनने के लिए जिस चीज़ को सुनने के लिए वो मतलब एकदम तत्पर हो जाता है, अगर उससे फ़र्क होता है तो उसके सुनने में फिर उसके लेखन करने में जो है त्रुटि के होने की संभावना होती है। इसलिए अध्यापक को जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इस नंबर 3 बात कि अध्यापक जो भी विषय वस्तु को बताए वो जो है वो क्रम में हो, है ना, उनमें क्रमबद्धता अवश्य हो, जिससे बालक को सुनकर समझने में कठिनाई का अनुभव ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने ये देखा आज के अपने इस प्रकरण में कि ये जो हमारा प्रतिलेख और जो श्रुतलेख ये किस तरीके से काम करता है और इसका जो है संप्रत्यय क्या कहता है, ठीक है, और प्रतिलेख को करने से क्या विद्यार्थी किस प्रकार से लाभान्वित होते हैं और इनके क्या उद्देश्य हैं। इसी प्रकार से श्रुतलेख का क्या कार्य है, विद्यार्थी से किस तरीके से करते हैं, अध्यापक इसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं और इनसे क्या लाभ होते हैं, है ना। ये हम लोगों ने आज देखा। जैसे श्रुतलेख से हम समान रूप में ले लें, एकाग्र शक्ति का विकास होता है ना, स्मरण शक्ति आपकी में वृद्धि होती है, इंद्रिय आपके श्रवण इंद्रिय जागृत होती हैं, ठीक है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, आदि तरह तरह से हम लोगों ने इनके महत्व उद्देश्यों को देखा। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं ये सभी पॉइंट्स, सभी बिंदु आपको समझ में आए होंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बिंदु को लेंगे। धन्यवाद।